हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु ओझा और आपका हमारे चैनल जनरल स्टडीज में वेलकम करता हूँ। हमने इससे पहले की वीडियो में गजनी के बारे में समझा था, गजनी क्या था, और उसमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था। गजनी को अगर गजनी साम्राज्य पूछा जाए कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले लेने वाला बंदा कौन था, तो वो भी गजनी था। या आप ध्यान रखना, उसमें थोड़ा सा मिस हो गया था, यही एक पॉइंट। बाकी तो सारा सही था, सब कुछ ठीक है। अब हम इस वीडियो में हम गौरी पढ़ते हैं। गौरी, मोहम्मद गौरी की क्या भूमिका थी इतिहास में और कैसे क्या, ये भी टर्क्स थे, ये भी टर्क्स ही थे, यानी तुर्की, ये भी टर्क्स थे। और मोहम्मद गौरी साहब 1175 में, इनका काफ़ी, ये भी काफ़ी एकदम काफ़ी अच्छे रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, दिमागी पे बहुत अच्छा था इन पे भी। बट कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हैं, एक बेवकूफ़ी की वजह से इनका पूरा साम्राज्य कैसे चल रहा था, खुद की इनकी मृत्यु हो जाती है। एक उसकी वजह से, एक इनकी बेवकूफ़ता की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, और हम देखेंगे कैसे होती है वो। तो स्टार्ट करते हैं। 1175 में इनके इनके जो उद्देश्य थे, इनकी मन की जो चीज़ें थी, इनके जो मन का एक किसी भी बंदे से होता है ना कि मेरे अंदर विश्वास कैसे है, कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं एक एम्परर बन सकता हूँ, मैं एक रूलर बन सकता हूँ, एक राजा बन सकता हूँ, वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी हिंट्स हैं। 1175 में इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान इस समय पाकिस्तान में है। मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पे करमार्थी मुसलमानों का, जो आज भारत में जो मुसलमान हैं उनको करमार्थी मुसलमान ही बोलते हैं, तो करमार्थी मुसलमानों का ही राज था, जिसकी वजह से इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया, और ये जीत लिया। 1175 में मुल्तान पर राज था किसका? करमार्थी मुसलमानों का, जो कि आज भारत में जितने भी मुसलमान हैं सब करमार्थी मुसलमानों की गिनती होती है। और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे नहीं, जिसकी वजह से आसानी से मोहम्मद गौरी जीत चुके थे ये, और जीत गए, जिसकी वजह से इनको कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं भी एक एम्परर बन सकता हूँ। तब इन्होंने आगे चल के और आगे बढ़ाने का, अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने की सोची। और 1178 में इन्होंने, जिसको आप लोग भीम टू भी बोलते हो या फिर मूल राजद्वितीय बोलते हैं, उसे नाम उसका मूल राज था, मूल राज सेकंड पर इसने आक्रमण किया। और इसको ये चीज भूल गया था कि मेरे से भी बड़े कुछ योद्धा हैं, मेरे से भी पावरफुल हैं, और अक्सर इसने आक्रमण जैसे ही किया, इसने मूल राजद्वितीय ने इसको क्या किया, इसको हरा दिया और कैप्चर कर लिया। किसको? गौरी को कैप्चर कर लिया। गौरी हार गया इस युद्ध में, मूल राज ने इसको कैप्चर कर लिया। मूल राज कौन था? गुजरात का एक राजा था। कौन था? गुजरात का एक राजा था मूल राज सेकंड, या फिर भीमटू जिसको बोलते हैं। और जब उसने गौरी को कैप्चर कर लिया तो काफी सालों तक इसने उसको बंदी बना के रखा, जब तक इसने कहा जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक छोड़ना नहीं है। कोई ऐसा तो रूल था नहीं कि 8 साल 10 साल का, जब तक इसकी मन नहीं हुई तब तक इसने उसको लगातार रखा। फिर गौरी बूढ़ा होने लगा धीरे धीरे, और गौरी ने क्षमा याचना मांगी कि चलो आज के बाद नहीं करेंगे, हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, मैं जहां से आया वहीं लौट जाऊंगा। काफी इसकी दया याचना सुन के मूल राजद्वितीय ने क्या करा, इसको रिलीज कर दिया, इसको छोड़ दिया। मूल राजद्वितीय ने इसको छोड़ दिया और इसी का इसने फायदा उठाया। कहीं ना कहीं इसके अंदर मन में तो ये जिज्ञासा थी रूलर बनने की, एक जगह आ गया तो अगली बार ट्राई नहीं करेगा, अगली बार दोबारा ट्राई करा इसने ट्राई करा। 1191 में आप सब लोग जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली पे एक बंदे का राज था उस समय पे, चौहान वंश का राज था। तो पृथ्वीराज चौहान का राज था। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं इसे, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, पहला युद्ध था ये, जिसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की काफी लोगों ने और लोगों ने भी मदद की, और लोगों ने मदद की, जिसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वीराज वहां पे जीत गए, वो मोहम्मद गौरी को हराने में सक्षम रहे। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं हरा सकते थे इसे, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी एक अच्छा योद्धा था, तो पृथ्वीराज चौहान को काफी लोगों ने मदद भी की थी। अब होता क्या है कि 1191 में तो इन्होंने इसको हरा दिया, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसको बोलते हैं। अब आगे चल के क्या होता है कि 1192 में आगे चल के क्या होता है कि यहाँ पे तो जीत गए पृथ्वीराज चौहान साहब, यहाँ पे जीत गए,
फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइम में गौरी को हरा दिया इन्होंने। लेकिन अब होता क्या है कि 1191 जब इन्होंने बैटल हुई थी इनकी, बैटल ऑफ ट्राइम, किसके साथ, गौरी के साथ लड़ाई हुई थी इनकी, तो इसके कुछ दिन बाद ही राजस्थान के अंदर एक मेला लगता है। ये भी एक स्टोरी है। और मेला लगता है, मेले के अंदर क्या होता है कि कन्नौज के राजा जयचंद होते हैं उस समय पे, कन्नौज के राजा जयचंद होते हैं। इनकी बेटी आई हुई थी मेले में, इनकी बेटी आई होती है, उस मेले के अंदर बेटी आई होती है। और क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का उस पर दिल आ जाता है। क्या होता है, उस पर दिल आ जाता है, उनको उससे प्यार हो जाता है। जब ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को पता लगती है कि इसने मेरी बेटी को ही फंसा दिया, मेरे साथ बैठने वाला बंदा, क्योंकि ये भी अपने आप में राजा, ये भी अपने आप में राजा, दो राजा आपस में बैठक करते ही, मिलते जुलते ही हैं, एक समान गद्दी पे रहते हैं। तो कहता है कि मेरी बेटी को ही तूने फंसा लिया। तो इसने इसको नेगेटिव पॉइंट मानकर कि इसने गलत काम किया। ये क्या करते हैं, 1191 के बाद अगला जो तराइन का युद्ध, जब गौरी दोबारा अटैक करता है ना 1192, उसी के जस्ट अगले साल जब गौरी का जब दूसरा अटैक होता है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें राजा जयचंद ने जिसने इस बार मदद की थी ना 1191 में, वो इस बार मदद नहीं करते हैं। वो कहते हैं इसने मेरी बेटी को फंसा लिया था, मैं इसकी मदद नहीं करने वाला। अब जब ये वाली दशा आती है तो पृथ्वीराज चौहान सर हार जाते हैं भाई। अब हारने के बाद क्या होता है कि 1192 में तो ये हार गए। गौरी क्या करता है, इनको अपने साम्राज्य ले जाता है गजनी, इनको अपने साम्राज्य गजनी ले जाता है। और वहां पे काफी सारे लोग बंदी बना के रखता है, इनको भी, इनके दरबारी को भी, चंद्रवरदाई के दरबारी थे, और इनको जब बंदी बना के काफी समय तक इनको बंदी बना के रखता है वहां पे, तब चंद्रवरदाई कहते हैं कि ऐसा कब तक काम चलेगा, कि मतलब ऐसा ही हो। तो क्या कहता है कि ऐसा कब तक काम चलेगा। और वहां पे आपको यकीन नहीं होगा कि पृथ्वीराज चौहान की इन्होंने आंखें भी फुड़वा दी थी। इन्होंने, किसने, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की वहां पे जब बंदी बनाया था तो उसकी आंखें फुड़वा दी थी, ताकि वो कुछ देख दाग ना पाए, क्योंकि अगर देखता तो वो इतना दिमाग चला लेता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो जिसकी वजह से उसने उसकी आंखें ही फुड़वा दी कि कुछ देख ही ना पाए, जो हम बताएं बस वही सुने। तो चंद्रवरदाई से पृथ्वीराज अपनी बात शेयर कर रहे थे कि कैसे होगा, यहाँ से निकला कैसे जाए, अपने दिल्ली कैसे पहुंचा जाए। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि दिल्ली पहुंचना तो नामुमकिन है, लेकिन आप बदला जरूर यहाँ पे रह के ले सकते हो। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपको ये विद्या आती है, तो कहा हाँ ये जाके तुम ऐसे। फिर इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई गौरी को मारने के लिए, जिसमें होता क्या है कि चंद्रवरदाई गौरी को जाके कहते हैं कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को एक ऐसी विद्या है, शब्दवेदी बाण बोलते हैं, विद्या बोलते हैं उसे, जिसमें क्या होता है कि आप सिर्फ चीजों को सुनकर ही उस पर आप सटीक निशाना लगा सकते हो, तीर मार के उसको एक बार में गिरा सकते हो। तो गौरी बड़ा खुश हुआ कि अच्छा ऐसी विद्या आती है, चलो आजमाते हैं। तो उसने एक शर्त रखी कि अगर ऐसा हो गया तो आप हमें छोड़ दोगे। तो कहता है कि हाँ चलो पहले आप अंदाजो, और पहले चलो आप करो, देखते हैं, अगर आपने कर लिया तो हम सोचेंगे उसके बारे में। कहता है अच्छा। तो आगे फिर बनाते हैं। फिर वो गौरी इसके चक्कर में एक फेस्टिवल, पूरा एक महोत्सव टाइप का अरेंज कराता है, एक मेला टाइप का लगवाता है, जहाँ पे इसकी काबिलियत देखी जाएगी पृथ्वीराज चौहान की, हम भी देखेंगे, समाज भी हमारा पूरा देखेगा। तो होता क्या है, पृथ्वीराज के जो दरबारी था जिसका नाम था चंद्रवरदाई, जो इनका दरबारी था, जब फिर वो मेला आता है, कुछ दिन बाद वो मेले का वो होता है, बनाया जाता है मेला, उस दिन आता है, तो चंद्रवरदाई को उसके बगल में खड़ा किया जाता है, बोला जाता है, गौरी बोलता है कि आप बोलो, आपको वो कैसे मार चला सकता है। मैं तो कहते हैं आप वो टन बजवाया होगा आपने, वो नाटकों में देखा होगा, वो कुछ सेम है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है वो। तो उसको कुछ चीजें में क्लिक कराई जाती है कि वहाँ पे एक घंटा बजता है तो उसका ध्यान वहां जाता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए काफी चीजें की जाती हैं। लेकिन उन सब की डाइवर्शन से ना होते हुए चंद्रवरदाई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान काफी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो घंटे बजने लग जाते हैं कि मैं निशाना लगाना कहाँ पे है। तो चंद्रवरदाई क्या करता है, चंद्रवरदाई उसके कान में एक दोहा बोलता है, दोहा टाइप का समझ लो आप, कि बोलता है 4 बांस 24 गज तांबे अष्ट प्रमाण,
4 बांस 24 गज तांबे अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये 2 लाइन का ही जो एक तरह से कुछ भी समझ लो आप लाइन, वो उसके कान में बोलता है और ये इसके समझ में तो आती नहीं गौरी के, लेकिन इतनी तेज बोलता था कि वो पृथ्वीराज चौहान के कान में स्ट्रक हो जाए और वो समझ जाए कि 4 बांस यानी कि 4 बांस की जितनी उसकी ऊंचाई थी, जो गद्दी थी गौरी की, जो गौरी जहां पर बैठता था ऊंचाई पर, उसकी नीचे से 4 बांस जितनी उसकी हाइट थी और 24 गज यानी जो 24 गज की दूरी थी, सिर्फ 24 गज की दूरी और 4 बांस जितना ऊंचा उसकी गद्दी है और ऊपर बैठा हुआ है वो, और ये ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अभी इसी के ऊपर एग्जैक्ट उन्होंने पूरा डेटा बना दिया कि 4 बांस की तुम्हारी लंबाई, ऊंचाई है उसकी 24 गज की लंबाई आगे की। बस जिसको अगला घंटा जब इसके जस्ट बगल में बजता है, इसके थोड़ा सा बगल में जब घंटा टन में बोलता है तो इसको वो तुरंत चौपाई बोलता है, जिससे कि उसको डाइवर्ट ना होना पड़े, उसको ये ना देखना पड़े कि इस तरफ 4 बांस है इस तरफ, जिसकी वजह से जब उसके जस्ट 7 वाला घंटा जब बजाता है वो, तो बस उसको यही लाइन बोलता है और तुरंत उसी घंटे के जस्ट हल्का सा साइड लेके वो मारता है और सीधा गौरी की खोपड़ी में जाके वो तीर लगता है और गौरी वहां पे मर जाता है। फिर ये इसकी कहानी थी, गौरी मर जाता है। लेकिन गौरी के मरने से पहले भी को बहुत कुछ हो गया, जैसे कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बना लिया। फिर गौरी ने तोड़कर कन्नौज, इसको इसलिए तो सोचा कि मैं ना मदद करके नहीं मदद करूंगा क्योंकि इसने मेरी बेटी को इसने फंसा लिया था, लेकिन गौरी ने इसी का फायदा उठा के 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को भी पराजित करके मार दिया, जिसको क्या बोलते हैं बैटल ऑफ चंद्रावर। बैटल ऑफ चंद्रावर या फिर चंद्रावर की लड़ाई, चंद्रावर की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ चंद्रावर बोलते हैं उसे, जिसमें 1194 में कन्नौज के राजा 1192 में पृथ्वीराज को हरा दिया। अगले 2 साल में कन्नौज के राजा जयचंद, अगर सोचो 1192 में कन्नौज के राजा जयचंद ने इसकी मदद कर दी होती तो गौरी को दोबारा हरा देते, तो क्या गौरी दोबारा उस पर जाता? कभी नहीं जाता। तो इनकी एक बेवकूफता थी, थोड़ी संगठन कम था, इनके आपसी मजबूत शक्तियां कम थी, जिसकी वजह से 1100 बाहर के लोगों ने काफी इसका फायदा उठाया। 92 में इसको हरा दिया, 94 में इसको हरा दिया। आगे चल के ये ऐसे कार्यक्रम हुआ, मेला करवाया गया जिसमें पृथ्वीराज ने किसको? गौरी को मार दिया। गौरी को मार दिया। अब गौरी को मारने के बाद दोनों बच गए, तो ये हुआ कि मैं किसी बाहर के हाथों ना मर के, मैं अपने अपने दोनों हम एक दूसरे के हाथों ही मर जाते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को तीर मार दिया, पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई को तीर मार दिया, दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार के अपनी लाइफ का दा एंड कर दिया। और अब यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन जो रह गया हुआ है, चंद्रवरदाई नहीं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी चंद्रवरदाई नहीं की थी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 1191 से। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होता। सेकंड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। और 1192 यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में कौन जीता था? तो गौरी जीता था। ठीक है। और 1194 बैटल ऑफ चंद्रावर किसको बोलते हैं? तो 1194 की लड़ाई को बैटल ऑफ चंद्रावर बोलते हैं। चंद्रावर की लड़ाई जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद हार गए थे। किसने हराया था? गौरी ने हराया था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने की थी। तो जब ये हारता है, गौरी यहाँ पर हारता है, तो अब यहीं से स्टार्ट होती है गुलाम वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना होती है, जिसके अंदर हम अब इसके गुलाम थे चार तरह के गुलाम थे। एक जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली जो जब गौरी ने जब दिल्ली इसका पूरा एरिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को संभालने के लिए दिया हुआ था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे देखियो तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें यहाँ पे भी कब्जा करना आगे चल के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी एरिया को पाकर यहाँ पर इसने अपना आधिपत्य जमा लिया। आगे चल के जब गौरी मर गया, क्योंकि गौरी संभालने वाला था, गौरी तो मर गया, तो जिसको जो मिला उसने अपने अपने एरिया को पर कब्जा कर लिया, खुद को राजा बना लिया। तो हम आगे दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से चालू करेंगे और अगली वीडियो में हम मिलते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल को इंट्रोड्यूस करेंगे और समझेंगे दिल्ली सल्तनत काल में भी कैसी चीजें चलती रहीं और कैसे कैसे चीजें आगे होती रहीं,
क्या क्या हुआ, और कुतुब मीनार जो स्टार्ट हुआ कैसे हुआ, किसने पूरा कराया, क्या सब चीज़ पढ़ेंगे। और इसी आशा के साथ कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ममलूक भी बोलते थे, इलबारी भी बोलते थे, और टर्किश डायनेस्टी भी बोला करते थे। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सो मच।